अनेक विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि इतिहास विषय विशेषकर सेट को लेकर के और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के काफी कुछ विद्यार्थी जो परेशान हो रहे थे और सिलेबस को लेकर के उनके कई डाउट्स थे। तो उन डाउट्स को थोड़ी सा मैं कुछ शॉर्ट में क्लियर करना चाह रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि जो आप सिलेबस देखेंगे, इतिहास विषय का पाठ्यक्रम ही अपने आप में बहुत विशाल है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो हिस्ट्री आप पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान में उससे काफी अलग है ये। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कि अगर किसी ने 2012 के पहले एमपीपीएससी को हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में दिया था, उनके वाले हिस्ट्री से भी ये अलग है, इस बात को आप जान लें। यानी 50% मैच हो पाएगा, उससे ज्यादा मैच नहीं हो पाएगा। तो अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है ये, और इसको तैयार करना वो भी इतने कम समय में एक चुनौती होने वाले सभी के लिए। ठीक, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है एक नजर आप उसको मार लेंगे, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। सारे सेक्शनों पर चर्चा नहीं करूंगा। अभी फिलहाल में जो मैंने टॉपिक उठाए हुए हैं, जो इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यूनिट नंबर 10 से मैंने इसको पढ़ाना चालू किया है, क्योंकि सबसे लेंदी जो सेक्शन कहलाता है वो कौन सा है? वो यूनिट नंबर 10 ही है अपने आप में। इस बात को समझिए, क्योंकि यूनिट नंबर 10 में आपको हिस्टोग्राफी करके दिया हुआ है। ये है सामने आपकी यूनिट नंबर 10। क्या क्या दिया है आपको? रिसर्च के बारे में भी दिया है, प्लस हिस्टोग्राफी और उससे संबंधित पूरी चीजें आने वाली हैं। तो जब यूनिट नंबर 10 पर आप देखेंगे, तो जैसे मैंने अभी पिछले टॉपिक्स आपको पढ़ाए, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा वगैरह, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं वो ये वाले टॉपिक्स हैं। यहाँ पर इतिहास तथा पूर्वाग्रह करके है, वो सेक्शन आपको पढ़ाया गया। वो कहाँ के टॉपिक है? कई बार लग रहा होगा कि नहीं सर वो तो इररिलेवेंट है। वो इररिलेवेंट नहीं, वो टू द पॉइंट है। जो आप पढ़ रहे हैं, जो पढ़ते आएंगे, बोले हाँ प्राचीन काल, मौर्य काल, महाजनपद काल, मध्यकाल, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, वो मेन स्ट्रीम जरूर है सामान्य अध्ययन की दृष्टि से। वो वाले सेक्शन का 20% आपको मिलेगा इस सिलेबस में। 80% ये सिलेबस बिल्कुल अलग है। पहले से ही आप इस बात को जान लें और बहुत अच्छे से समझ लें, भले ही कितना ही पढ़ रहे हो। ये बहुत विशाल का है, इसकी जो यूनिट नंबर 10 ही है उसको ही आप देखेंगे तो इतने सेक्शन दिए हुए हैं। तो मैंने जो शुरुआत की वो कहाँ से की हुई है? यूनिट नंबर 10 से की हुई है। ऐतिहासिक प्रणाली क्या है? शोध कार्य, इतिहास लेखन, जिसको अपन बोल रहे हैं हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन में ही उसका विस्तार, सीमा, महत्व वगैरह क्या होता है, इतिहास क्या है, ये सारी चीजें आपको बताई गई। वस्तुनिष्ठता और पूर्वाग्रह, तो पूर्वाग्रह वाला सेक्शन मैं आपको भी पढ़ा चुका हूँ। वस्तुनिष्ठता मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको सभी। इन सब पर क्वेश्चन आने हैं। यही सिलेबस है किसका? मध्य प्रदेश में सेट परीक्षा का। और लगभग यही सिलेबस होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के। तो जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ते हो तो बड़ा हानिकारक हो जाएगा। वो मात्र नहीं पढ़ना, उसके अलावा इन सेक्शनों को भी तैयार करना है। और ऐसा केवल एक यूनिट में नहीं है कि यूनिट नंबर 10 बस में हो, ऐसा सभी यूनिटों में है। यानी यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में। तो जो आप पहले से पढ़ते रहे हैं सब्जेक्ट, उससे काफी लेंदी, काफी अलग है। कुछ बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जो कि नए तरीके से समाहित किए गए, उनको तैयार करना पड़ेगा। और ये केवल हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट बस में नहीं है, ये सभी सब्जेक्टों में इस बात को ध्यान रखना है ना। सोशियोलॉजी में भी है, ज्योग्राफी में भी है, सब में है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी अपने आप में दो विशालकाय सिलेबस कहलाते हैं, और उनमें भी बोला जाए साहब हिस्ट्री, और उसमें भी हिस्ट्री को और डेप्थ में यहाँ पर बना दिया। तो ये मैं आपको सचेत करने के लिए इसलिए बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि साहब अगले 4 महीने में चुनौती आपकी पेपर 1 मात्र नहीं है, पेपर 2 भी चुनौती है। इतिहास विषय भी आपके लिए एक चुनौती होने वाला है, क्योंकि इतिहास में जो नॉर्मल टॉपिक है उनको पढ़ने में 2-3 महीने लग जाएंगे आपको। तो फिर तो ये तो बहुत लेंदी वाला सेक्शन है। आप देखें इसको, इतिहास को विज्ञान माना है, कला माना है, सामाजिक विज्ञान माना है, क्या माना है, किसने माना है, किस विद्वान का कथन है? ठीक, किसने कहा है कि साहब जी इतिहास जो है ना केवल विज्ञान है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है? बच्चे एक आध दो सेंटेंस रट लेते, बोले ब्यूरी का कथन सर, हिस्ट्री इज नो मोर, हिस्ट्री साइंस नो मोर नो लेस, इतने में काम बन जाता है। यहाँ नहीं बनेगा, इसके आगे की बात है। एक एक सेक्शंस बताए हैं आपको इसके अंतर्गत मैंने पिछली क्लासेस में। कार्य कारण संबंध क्या होते हैं, कल्पनाएं क्या हैं, क्षेत्रीय इतिहास, मध्यकाल में क्षेत्रीय इतिहास का प्रमुख ग्रंथ, पहला ग्रंथ, यही चीज आपको बता रहे थे पिछली क्लास में। तो वो सब इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर कई बार मैच नहीं कर पाते हैं। इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियां क्या हैं, कौन से ऑक्सफोर्ड स्कूल कहलाता है, कौन सा एलन स्कूल करके कहलाता है, ऐसा पूछ लेगा। प्रवृत्तियां कौन सी क्या कहती हैं, कौन सी किसकी क्या विचारधारा, मार्क्सवादी क्या है, साहब जी द्वंदात्मक इतिहास वाली क्या है,
सबाल्टर्न स्टडी वाली क्या है, नई वाली कौन सी है साहब जी, किसके कौन राइटर हैं, इधर से वो क्वेश्चन आते हैं। वो यूनिट नंबर 10 कहलाती है, जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, हिस्टोग्राफी वाला सेक्शन। शोध क्या है, रिसर्च, उसकी कार्यप्रणाली क्या कैसी होती है, प्राकल्पना क्या होते हैं साहब जी, हाइपोथेसिस वगैरह कैसे क्या जनरेट करते हैं अपन, उसका रिसर्च का क्षेत्र वगैरह क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं, आंकड़ों का संग्रह क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक तथा पारगमनी स्रोत क्या होते हैं। इसमें उठाकर के सीधे यही क्वेश्चन आने वाला है कि साहब ये बताइए प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं और द्वितीयक स्रोत किसे कहते हैं। आपको उठा करके दे दिया कि साहब आपको कोई अभिलेख मिला है तो प्राथमिक स्रोत है कि द्वितीयक है कि तृतीयक की कौन सा क्या है, आपको उठा करके दे दिया। ये वाली पुस्तक है साहब जी, विपिन चंद्र जी ने लिखी हुई है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, कौन से स्रोत के अंतर्गत आएगा सर, अटक गए अपन वहां पर। तो ये सब चीजें इसमें समाहित है, जब तक इनकी बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक अपन को नहीं बनेगा। ठीक, संदर्भ निर्देश क्या होते हैं, पाठ्य टिप्पणी और ग्रंथ सूचियां क्या होती हैं, उठाकर कुछ नहीं तो बोले साहब ये ग्रंथ सूची को अंग्रेजी में क्या बोलते, बोले बिब्लियोग्राफी बोलते, वहीं अटक जाने वाले। तो ये सेक्शन बताए जा रहे हैं अभी आपको। तो जो बीच में अभी पढ़ा रहे थे, जो टॉपिक चल रहे थे, कई बच्चे उसको रिलेट नहीं कर पा रहे थे, बोले सर ये इतिहास लेखन क्या है और ये मध्यकालीन परंपरा, ये सब टॉपिक महत्वपूर्ण है कि नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको सिलेक्शन पाना है। और एमपीपीएससी की एक बहुत ही खास आदत होती है, जो सिलेबस में होता है वो उनसे संबंधित पूछते हैं क्वेश्चन। 90% पेपर आपका, 80 to 90% पेपर टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। 20% या 10% का भी कह सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस सेक्शन होता है, वो जो डायरेक्टली सिलेबस से कनेक्टेड नहीं होता है, तो उसकी भी संभावना होती है। पर ये कहना कि नहीं साहब जी कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है पीएससी में। पीएससी में वही आता है, हमेशा से वो वही क्वेश्चन पूछते हैं जो किस में दिया हो, सिलेबस में दिया हो। इसलिए आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, सबसे पहले क्या तैयार करना, जो सिलेबस में दिया उसको तैयार करना। और बच्चे क्या करते हैं, जो सिलेबस में दिया है उसको तैयार नहीं करते, उनके हिसाब से जो सिलेबस है, ना कि आयोग के हिसाब से, उसको तैयार करते रहते हैं। बोले हमारे हिसाब से एंशियंट में आता, मिडिवल में आता, मॉडर्न में आता, बात खत्म हो गई, वो हमने पढ़ लिया, तैयार कर लिया। हमारे हिसाब से हमारे पास में 2-3 किताबें हैं, गाइड हमने खरीद के रखी हैं, उनमें जो जो दिया वो सिलेबस समझते हैं। वो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आपने तथाकथित किताबें खरीद के रखी हैं वो 19 जमाया हुआ है, ना कि आयोग का सिलेबस है, वो उसका कंटेंट नहीं है। आयोग किन पर क्वेश्चन पूछने वाला है, इन पर। इनमें से कितनी क्या चीजों से आप परिचित है, ये केवल एक यूनिट की बात हुई, यूनिट नंबर 10 की, ये वो बता रहे हैं साहब जी। ओसवाल्ड स्पैगनर के बारे में पूछ दिया आपसे, चक्री सिद्धांत क्या है, अटक गए अपन। सिंपल सा क्वेश्चन पूछे तो अटक जाने वाले हैं। इतिहास में उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है, बोले ये तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं लूसेंट में, कभी मिलेगा भी नहीं, क्या करोगे साहब। बोले कौन कौन इससे संबंधित राइटर हैं, विचारक हैं, मार्क्सवादी दर्शन, वैज्ञानिक भौतिकवाद क्या है। ठीक, इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति किसे कहा जाता है, बोले फिर अटक गए अपन। बोले वी रैंके करके लिखा हुआ, उन्होंने साफ साफ दिया कि वी रैंके का पूछेंगे हम। बोले वी रैंके का पूरा नाम क्या है, इतनी में अटक गए अपन। बोले साहब अच्छा लियोपोल्ड वॉल रैंके करके था। लो साहब ये पढ़ना है आपको, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक, इतिहास लेखन का प्रारंभ, उसकी परंपरा, यूनानी क्या थी, रोमन क्या थी, ठीक, अरबी फारसी वाली क्या थी, भारतीय वाली अभी आप पढ़ रहे हैं, साहित्य की चोरी कैसे कहते हैं, बौद्धिक बेईमानी क्या है। क्लियर, इस पर पूछने वाला है आपसे, उठा करके वो कहीं ना कहीं जुड़ जाने वाला, वो कहीं ट्रिप्स से और कहीं किसी चीज से बनना चाहिए अपन को। कौन सी यूनिट है, केवल यूनिट नंबर 10 है। और एक लाइन में एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इसके सिलेबस को, विशालता को देखेंगे, उसकी डायवर्सिटी को देखेंगे, तो हो सकता है देखने के पहले आपको लगेगा कि साहब तैयार हम कर लेंगे, देख लेंगे अपने हिसाब से। मेरा सीधा सा मानना ये है, तैयार तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, किन्हीं भी परिस्थितियों में योग्यता की आप में कोई कमी नहीं है। अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा और मिल रहा है हमारे यहाँ पर, हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के अभी फिलहाल में, और पेपर 1 को लेकर के। इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि अभी 1-2 महीने गुजर जाएंगे, 6 जून को आपका पेपर है, फिर मच जाएगी भगदड़ और फिर लगेगी फटाफट मिल जाता अपन को, तो फिर कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया बड़ी दिक्कत होगी साहब जी। कर तो अपन तब भी लेंगे जैसे तैसे, गिरते पड़ते की स्थिति ना आए, एक बेस्ट वे में हो पाए। अभी से तैयारी करिए, अभी से क्लास में जुड़िए, मेरा बताने का उद्देश्य आपको यही है साहब। बैच आपको अवेलेबल है, वरना नेट सेट इत्यादि वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बैच ही उपलब्ध नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। और गलती से उपलब्ध कहीं पर है भी तो पता चला गुणवत्ता परख नहीं है। आपको यहाँ पर गुणवत्ता परख भी मिल रहा है और आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट का बैच भी मिल रहा है, और कॉमन वाला पेपर 1 का तो मिल रहा है बेस्ट वे में, कि कभी नहीं पढ़ा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड उस वे में जो यहाँ पर आपको मिलेगा।
और एग्जाम को क्वालिफाई करे, ना केवल सेट का बल्कि जो आपका जो नेट वाला एग्जाम हो उसको भी क्वालिफाई करने में सहायक होगा। और एक और सजेशन जो मैं सभी को दे रहा हूं साफ साफ शब्दों में, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में एक और पेपर ऐड करने का चल रहा है। हो सकता है पेपर 1 उठाकर उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, एकदम से आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, क्योंकि एपी का अभी तक सिलेबस नहीं आया है। इस बात को समझिए, और लगातार चेंजेस हुए हैं इसमें। सेट 2017 को आप देख ले, 125 क्वेश्चन आते थे ऑप्शनल में, था ना। सेट 2018 को आप देख लें, उठा करके चेंज किया था कि नहीं किया था। चेंज, परिवर्तन संसार का नियम है, आयोग का भी नियम है। आप भी अपना नियम बना लो, फायदे में रहोगे साहब। ऐसा ना हो कि बाद में एकदम से 2 महीने 3 महीने पहले बोले बोले पेपर 1 भी तैयार करो, अब क्या करोगे, फिर भागम भाग। तो इसलिए एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सेट पेपर 1 एंड 2 दोनों तैयार करिए अभी से। एपी भी देना तो पेपर 1 भी अभी से तैयार रखिए, ऐसा मेरा सजेशन है। पूरा एज इट इज सेट वाला पेपर 1 नहीं भी जोड़ा जाएगा तो काफी हद तक सेक्शन शायद जोड़ दें, ऐसा संभव है। नहीं जोड़ा जाएगा, आपने पढ़ लिया, ठीक है, फीस लग गई ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा और एकदम से फिर उन्होंने बोल दिया और कम समय तैयार करने, तो फिर सिलेक्शन ही रुकने की संभावना हो जाएगी, 1 नंबर से चाहे 2 नंबर से। ऐसी कोई स्थिति अपन को नहीं आने देनी है। पहले से ही अपनी स्ट्रेटेजी हो कि साहब कोई सी भी परिस्थिति बने अपन उसको तैयार करके बना देंगे साहब, और अपना सिलेक्शन होगा। रुकना तो है ही नहीं, सिलेक्शन सिलेक्शन लेना ही है अपन को इस बार में, क्योंकि इस बार के बाद में मौका मिलेगा आपको अगले चुनाव के टाइम पर, ठीक है। जिसमें इतना धैर्य हो, रुक सकता है तो वो देख सकता है। तो ये यूनिट नंबर 10 देखी, आप सिलेबस देखिए, इनमें से कितनी चीजों से परिचित हैं, कितनी चीजें आपको दी हुई हैं, जो टॉपिक्स हैं। और उसमें डेप्थ में आएगा, सामान्य अध्ययन नहीं है, ये विशिष्ट अध्ययन है, विशिष्ट पेपर है आपका, विशिष्ट सब्जेक्ट पे। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। भारतीय भाषा और साहित्यिक विद्याओं का आधुनिकीकरण, स्त्रियों संबंधित प्रश्न है, जैसा कि मैंने कहा कि स्त्रियों संबंधित पूछ लेता है, उठा कर पूछ दिया साहब जी। ऑल इंडिया विमेन्स फेडरेशन की पहली अध्यक्षा कौन थी, इतनी में अटक गए। कब बना, कहाँ बना, आते ही है क्वेश्चन। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, आते ही है क्वेश्चन। बोले एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम बता दो, अटक गए अपन। क्या करोगे सर, क्लियर। बोले बेगम एजाज रसूल जी का नाम नहीं पता अपन को, मालूम होना चाहिए। तो ये उससे इतर है जो आप सामान्य अध्ययन में पढ़ते हैं, इस बात को आप समझिए। क्लियर बात है ये। तो अपन को ये बहुत हेल्पफुल होने वाला, काम का होने वाला है। बहुत विशाल का सिलेबस है। बच्चे हमेशा चर्चा करते हैं, बोले सर फीस कुछ कम हो जाएगी क्या, जबकि चर्चा करनी चाहिए सिलेबस पर। वो हमेशा चर्चा एक ही चीज पर, और कम और कम और कम, उस पर चर्चा होनी चाहिए, या इस पर चर्चा होनी चाहिए। फोकस किस पर होना चाहिए, समझ ही नहीं पाते हैं। तो सिलेक्शन जिनको लेना है उस मूल विषय वस्तु को समझिए साहब जी, इनको देख लीजिए। और इसमें अगर आपको सहयोग जहां भी अच्छा मिल जाए, मेरे पास तो बैच मिल जाएगा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। तो जहां से आपको बेस्ट गाइडेंस प्रॉपर वे में मिल जाए, वो आपको ले लेना चाहिए और उसको पढ़ डाली साहब जी, क्योंकि अकेले बड़ा ही बोझिल होने वाला है ये सफर। और सबसे आसान होता है कि साहब जी हमारा दायित्व है आपको फीस देना, आपका दायित्व है हमको कराना, सबसे बेस्ट। नहीं तो भाईबंदी और बहुत सारे व्यवहार और विचार इत्यादि में अंततः बाद में पता ही है कि क्या होने वाला है साहब। ये चीजों को समझिए, यूनिट को देख लीजिए, बहुत सारे वेरियस सेक्शन दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिया हुआ है साहब यूनिट नंबर 5 के बारे में, सल्तनत कालीन और मुगल कालीन शासन में अंतरराज्य संबंध क्या कैसा रहा है, उद्योगों के बारे में पूछा, सूती कपड़ा, हस्तशिल्प इत्यादि वगैरह। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते रहे हैं साहब जी। बोले साहब जी कहाँ पर नील का उत्पादन होता रहा, कहाँ पर शोरे का उत्पादन होता रहा, कौन से क्षेत्र सूती वस्त्र के लिए जाने जाते रहे, कहाँ पर कारखाने थे, सूती वस्त्र उद्योग वाले जो कारखाने थे उसमें जो हेड ऑफिसर नियुक्त किया जाता उसका नाम क्या हुआ करता, अटक गए साहब जी। ठीक, तो इस तरह से पूछ रहे थे। बोले साहब नद्दाफ दे दिया, बोले नद्दाफ, बोले नद्दाफ शब्द का क्या मतलब था मध्यकाल में, अटक गए अपन। नद्दाफ, बोले साहब किसको बोलते थे, तो वो जो कमान होती थी, जो धुनकर होते थे ना जिससे वो कूटते हैं, उसको बोला जाता साहब जी, बुनकरों के संदर्भ में कहा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा नहीं आपको कहीं पर, वो मिलेगा मेरे पास में। इसका नोट्स नहीं मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में, गुणवत्ता परक मेरे पास में मिलेगा, मैं प्रोवाइड कराऊंगा सर। क्लियर है। तो बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, इसलिए सजेशन ये है कि बिल्कुल भी
देर नहीं करें और तैयारी करें विधिवत, समझ लें आपको क्या क्या पढ़ना है। कितने सारे क्षेत्र राज्य दिए। मिडिवल का मतलब ये थोड़ी कि दिल्ली सल्तनत मुगल दिया है अपन को, बोले विजयनगर बहमनी खत्म हो गया, कुछ क्षेत्र राज्य जौन पर पढ़ लिया अपन ने, इतना नहीं है, बहुत कुछ है साहब जी, बहुत विशालकाय चीजें हैं। इन पर सोचना आपको चाहिए, विचार मंथन करना चाहिए साहब जी। शिक्षा शैक्षणिक केंद्र प्राचीन काल इत्यादि वगैरह के संदर्भ में आपको दिया है। उठाकर कुछ नहीं तो यही बोल दिया, बोले साहब एक काम करो, ये बताइए प्राचीन काल में दक्षिण भारत में जो स्कूल्स हुआ करते, शिक्षण संस्थान हुआ करते, तो उनके क्या क्या नाम थे, स्कूलों को क्या क्या कहते थे। अटक गए। बताएगा, वन कहते थे, 1 and 2 कहते थे, 1 2 3 कहते थे, 4 भी कहते थे, ठीक, ओनली 2 and 3 कहते थे। टफ क्वेश्चन होता है ये, इसको बनाना। तो कैसे बनाओगे ये, ठीक। और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके लिए, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आपके हाथ में कंटेंट है, उसको पढ़िए, उसको तैयार करिए, वो बेस्ट रहेगा। क्लियर। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि जो सेक्शंस पढ़ाया जा रहा हूँ उसमें से कई चीजें ऐसी लगेंगी पहचान की नहीं है या काम की नहीं लग रही होंगी। एक एक टॉपिक बहुत काम का है आपके, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको मनोरंजक लगे चाहे ना लगे, आपके विवेक के अनुसार वह काम का लगे चाहे ना लगे, मुझे सिलेबस के अनुसार और मेरे बुद्धि विवेक के अनुसार काम का लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब फिर मैं एक बार पढ़ाना चालू करता हूँ, हमेशा पहले मैं ये सोचता हूँ कि साहब एक विद्यार्थी के रूप में सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या तैयार करें। एज अ स्टूडेंट सिचुएशन में खड़े होकर देखता हूँ, बाद में फिर एज अ टीचर वो चीजों को पढ़ाता हूँ। यदि मैं होता, मुझे पेपर देना हो तो मुझे क्वालिफाई करना ही है एग्जाम, पर मैं क्या करता, मैं ये करता, ये वर्क होते, इस तरह से तैयारी होती, इस तरह की प्रैक्टिस होती, इस तरह के नोट्स होता है, मैं कभी भी उस वे में बताता हूँ। और भी आप देखें दिया हुआ है यहाँ पर, कितनी चाहिए, मॉडर्न से लेकर के, आजादी के बाद से लेकर के एंशियंट तक के आपको एक से एक चीजें मिलने वाली हैं। फिल्टर सिद्धांत क्या है, उपयोगितावाद सिद्धांत क्या है साहब जी, परमोच्च शक्ति क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, ठीक, प्राचीन निरंकुशतावाद क्या है। बोले सर फिर भी औद्योगिकरण तो समझ में आता है, बोले प्राचीन निरंकुशतावाद, अटक गए। पुनः परिवर्तनवाद क्या है साहब जी, देशमुख नाडू उर, फिर भी पहचान जाएंगे। मनसब ओहदा, पॉलीगर दिया है, जंगम करके दिया हुआ अपन को, अमरम दिया, बोले अमरम भूमि इत्यादि वगैरह क्या था, मदद माश क्या था, तयूर ग्याल क्या था, तुर्कान चहलगानी, तुर्कान चहलगानी कितने मेंबर होते थे, बोले 40, 40 से समझ आ रहा, बोले नहीं होते थे, गलत है वो जवाब। नेक्स्ट, सुलह एक कुल, आर्थिक राष्ट्रवाद, वाणिज्यवाद, कई करके अग्रहार क्या हुआ करते थे, देवदेव ब्रह्मदेव इत्यादि वगैरह। आईन दसाला बना लेंगे, फिर भी शहनाई मंडी फिर भी बना लेंगे। विष्टि बार बार आता, गुप्त काल इत्यादि वगैरह। करभोग भाग क्या था, तीनों में अंतर बताइए। और इसमें टफ डेप्थ में क्वेश्चन आने लगे हैं साहब जी, ठीक। अलवार नायरान, कर्म का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, पहली बार कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। बहुत चेंज आया हुआ है चीजों में। टॉपिक का नाम क्या है, संकल्पनाएं, विचार और अवधियां, शब्दावलियां, मिलते ही इनमें से क्वेश्चन। आप देख लीजिए कि किन सेक्शनों से आप लगातार परिचित में हैं, कनेक्शन में है। पहले पढ़ा है वो एक अलग बात है, लेकिन कितना कनेक्टेड है, क्योंकि नहीं तो इतिहास पढ़ने के लिए फिर तो अगले 2 4 साल कम है, आपको अगले 4 महीने में तैयार करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसमें गलती हीला हवाली मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। और ये केवल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ इसमें मेरा प्रॉफिट है, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि इसमें आपका लाभ है। अभी से तैयार करोगे तो फायदे में रहोगे। और इन टॉपिकों को महत्व दीजिए जो मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में वो चीजें समझ में आएंगी कि हाँ साहब क्यों ये जरूरी था, क्या उसका महत्व था। क्लियर बात है ये।